जंग तो एक और भी छिड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और बड़ी खबरें आ रही हैं कि शाम में इसराइल और तुर्की जो है उसकी जंग होने जा रही है। आप क्या समझते हैं सर? मेरा ख्याल है कि इस जंग को रोकने के लिए अमेरिका ने कोशिश की है और इसके हवाले से जॉर्डन में शाम के जो लीडरशिप है, ख़ास तौर पे उनके जो शहबानी साहब हैं जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, मेरी अभी मुलाकात हुई थी उनसे। उनकी भी मुलाकात हुई है जॉर्डन के अंदर इजरायली हुकाम से और 14 अगस्त को बाकायदा टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। मोसाद के चीफ ने उनसे रब्ता किया है। रोमन क्या नाम है उसका जी, तो उनकी बातचीत हुई है। लेकिन इसके अंदर क्योंकि अल-दहूर बेस के ऊपर जब इन्होंने हमला किया तो बड़ा वाज़े इजराइल ने कहा कि हमने एक तुर्किया को वार्निंग दी है और उसके बाद हमने देखा कि समुंदरों के अंदर नेवी भी जो है मुतहर्रिक हुई तुर्किया की, इजराइल की भी, और इसी तरीके से जो डिप्लॉयमेंट्स हैं तुर्किया की जानिब से वो बहुत मजबूती से जारी और सारी हैं। और मुझे ये क्योंकि अब जो इंटरनेशनल खबरों के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान में जहाज़ों का एक पुल बन चुका है। ये अनकन्फर्म न्यूज़ है, ज़ाहिर है अल जज़ीरा कह रहा है, दीगर जो इंडिपेंडेंट ज़राए हैं वो ये बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान और तुर्किया का ये याद रखें कि दिफाई मुआहदा है, पाकिस्तान कैन नॉट लीव टर्की अलोन, ये बात तो अच्छा अब्दुल्ला मेगुल साहब, एक तरफ इसराइल, लेकिन सर इसी हवाले से ये बात भी हो रही है कि पाकिस्तान और तुर्किया अगर मिल जाते हैं और फिर इसराइल के साथ अगर सामना होता है तो इसराइल, क्या आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में इन दोनों मुल्कों का मुकाबला कर सकता है या सामने ठहर सकेगा? हम इनका भी सवाल ले लें ज़रा। जी 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 जी, मैं भी यही बात कर रही थी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक तरफ ज़ाहिर है इसराइल अपनी हमला करने की तैयारी कर रहा है शाम पर, फिर दूसरी तरफ अमेरिका ने शाम को रिलीफ दे दिया है, ये भी खबरें आ रही हैं, और दहशत गर्दों की लिस्ट में से भी इवन निकाल दिया है शाम को। तो क्या लगता है इसराइल तुर्की को हिट करने के लिए ये सब कर रहा है, वेस्ट बैंक पर एक चप्पा ज़मीन पर नहीं देना चाहता? अगर ऐसा हुआ तो इसराइल के साथ इस्लामी ममालिक की जंग होगी क्योंकि अब तुर्की अकेला नहीं है। तो इस बारे में बताइएगा कि ये जो अमेरिका एक अपनी स्ट्रैटेजी चल रहा है सारे मामले को लेकर, ये किस तरफ इशारा है? देखिए, पहले तो सवाल का जवाब यह है कि पाकिस्तान और तुर्किया का इजराइल मुकाबला कर सकेगा, वो हमास का मुकाबला नहीं कर सके सर। वो कहाँ हमारा मुकाबला करेंगे? छोड़ देना इन बातों को, उनको तो पीटा है ईरान ने जितना कि वो बाँ कर रहे हैं। 39 डेज क्या वो बंकर में रह गई है कौम कि उसकी चीखें जो हैं अभी तक उनके रोने थमे नहीं हैं, उनके आंसू जो है अभी तक जो है वो गीले हैं। तो ये तो छोड़ दें कि पाकिस्तान क्या, मतलब छोड़े ना, पाकिस्तान छोड़ दें, तुर्की अकेला ही उनके लिए काफ़ी है। मैं जानता हूँ, मुझे पता है उनकी कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, ना खंजर उठे ना तलवार इनसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। दूसरे ये नहत्तर लोगों के ऊपर मारते रहे, इन्होंने जो है वो बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, इनकी जो बुजदिली है वो उनके ऊपर निकलती है, इनको कभी मर्द से पाला नहीं पड़ा। भारत, जो आपने सवाल किया अमेरिका का, अमेरिका की स्ट्रेटजी तो नज़र आ गई है। आप ये देखिए ना कि अमेरिका तो ये चाह रहा है कि वो यहाँ से निकल जाए, इजराइल उसको नहीं जाने दे चाह रहा, क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर वो चला गया अमेरिका तो फिर उसका तो कुछ हाफिज ही नहीं होगा, तो फिर एक ही हाफिज है जो फिर उनके लिए काफ़ी है। तो इसलिए उनको मालूम है अच्छी तरीके से, ये जो गुजारिश है इसके अंदर वो बड़ी अहम है, और वो ये है कि इजराइल चाहता है कि जंग का मैदान फैला दे, और जब फैला देगा तो मजबूर होकर अमेरिका को वहाँ खित्ते के अंदर क़याम को बढ़ाना पड़ जाएगा, वरना उसको अपने 17 बेसिस से भी गुड बाय कह दिया गया है। अरब ममालिक उनको कह रहे हैं जनाब अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो, यहाँ से दफा हो, क्योंकि तुमने हमारे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ, परेशानी और मुआशी बदहाली पैदा कर दी है। ये वो हकीकत है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन सर इसराइल जो है, ये भी तो एक हकीकत है ना कि इसराइल ईरान के बाद अपना अगला दुश्मन तुर्की को और फिर तुर्की के बाद पाकिस्तान को समझता है। तो ये अगर जो सोच है तो खबरें तो ये भी हैं कि शाम में रात के साय में बहुत सारे जहाज़ जो हैं वो तुर्किया ने पहुंचा दिए और तुर्किया बिल्कुल तैयार बैठा है। तो सर इस सारे मामले में जो नेतन्याहू का माजी अगर आप देखें तो वो कभी भी इन शरारतों से बाज तो नहीं आया। तो ऐसे में अमेरिका बहादुर जो है वो चाहे जो भी आइडिया उसको इशारा भी दे, लेकिन लातों के बूत बातों से तो नहीं समझते।
जिस नाजायज़ रियासत का नाम इसराइल है, उसका कोई भी आदमी शरारत, बदमाशी और दहशतगर्दी से बाज नहीं आता। लेकिन जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की जानिब भागता है। जब वो कहते हैं ना पंजाबी में, अत नहीं चुकनी चाहिए, उन्होंने अत चुकी है, अत चुकी है। अभी ये अगर वो करेंगे तो फिर मैं इसको शायद मुकाफात अमल कहूँगा। मैं इसको कहूँगा कि शायद अल्लाह ताला का डिवाइन इंटरवेंशन यही है, यही अल्लाह ताला की हिकमत जो है वो इस टाइम पे, कि फिर वो कहते हैं ना, उठा साकिया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को। मैं तो इसको शहबाज नहीं कह सकता, लेकिन लड़ा दे ममोले को गिद्ध से। तो ये गिद्धों से लड़ने के लिए जो है ना, ये आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह ताला ये इनके दम खम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है, साजिशें बिल्कुल दुरुस्त बात कही अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अच्छा, मुझे इस बारे में बताइएगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कवैती वज़ीर दिफा के वफ्द की जो मुलाकात हुई है, पाक फौज ने कवैती अफवाज को मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत फराहम करने का मुआहिदा किया है। इस मुआहिदे की डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा, इस मुआहिदे की क्या अफादियत है? देखिए, मुआहिदा मोर और लेस कुवैत तो आपको पता है पहले भी कहता रहा है कि पाकिस्तान और उसका एक हमारा अंडरस्टैंडिंग है, दिफाई मुआहिदा है। और याद होगा आपको कि, खैर आपको तो नहीं, आप तो मेरे ख्याल में पैदा भी नहीं हुई होंगी जब गल्फ वॉर हुई थी, तो उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के बाकायदा जो थे वहाँ गए थे, कुवैत के अंदर कुओं के अंदर आग भी बुझाई थी, FW और NLC के लोग गए थे, और पाकिस्तान ने बड़ी मदद की थी, हमारे इंजीनियर्स ने बड़ा बहादराना वहाँ इकदाम किए थे। और वहाँ जहाँ कोई नहीं जा सकता था वहाँ पाकिस्तानी पहुँचे थे। इसलिए कुवैत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात फील्ड मार्शल साहब के दौर के अंदर ज़्यादा बेहतर हुए। इससे पहले मुझे याद है कि कुवैत के अंदर बहुत पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा हो गए थे, और वो एक छोटा सा कुवैत के जो वहाँ लीडर्स हैं, उनकी कोई प्रॉपर्टी का इशू था पाकिस्तान में, वो हल कर दिया फील्ड मार्शल साहब ने। और मेरे ख्याल है उसके बाद से पाकिस्तान के लिए भी बहुत वहाँ अच्छाई पैदा होना शुरू हो गई, बड़ी अच्छी कम्युनिटी मौजूद है। मैं खुद वहाँ गया हुआ हूँ, 6 सितंबर को जो है मैंने एड्रेस भी किया था कुवैती कम्युनिटी को, बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तानी लोग वहाँ मौजूद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वहाँ के लोग कुवैती पाकिस्तानियों को बड़ा प्यार करते हैं। इसलिए जो अब की सिचुएशन है वो यही है कि हम एक और मक्का जो अलायंस है उसके अंदर हम एक और प्लेयर का इजाफा देखने लगे हैं। अब्दुल्ला भाई, ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि यूक्रेन के बाद अब बरतानिया भी रूस के टारगेट पे आ गया? अगरचे अमरीकी अखबार के मुताबिक CIA के सरबराह का जो दौरा रूस है वो इसीलिए था कि रूस को ख़बरदार किया जाए कि यूरोप पर हमला करने से बाज रहे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि रूस जो है वो और बरतानिया क्या आपस में लड़ सकते हैं? देखिए सर, मैं तो इस बात को क्या कहूँगा, नेटो खुद कह रहा है कि 2029 या 2030 के अंदर उनकी रूस से जंग होगी, यूरोप की जंग होगी। इस वजह से मेरे ख्याल है कि यूरोप ने अब असला साजी का भी काम शुरू कर दिया है। जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर, फ्रांस के अंदर और बरतानिया के अंदर जो चिमनियाँ बंद हो चुकी थी असला साजों की, वो दोबारा से शुरू हो चुकी हैं धुआं देने। लेकिन इसके अंदर एक मसला भी है, जब उन्होंने सोवियत वॉर ख़त्म हुई और सोवियत यूनियन जो है जब टूट गया, तो उसके बाद 91 के अंदर इन सब ने फैसला किया कि अब हमें असला बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्होंने तमाम फैक्ट्रियां बंद कर दी। जो इनके कारीगर थे, जो उनके एक्सपर्ट्स थे, जो बनाते थे, या तो वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं या मर खप चुके हैं। अब नए सिरे से एक तगदौ शुरू है, नए सिरे से अब जाहिर है असले के अंदर भी और जिद्दत है, हर जगह का मौसम माहौल फ़र्क होता है, असले की जो कारकर्दगी होती है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो यूक्रेन के अंदर अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने किया है रूस के साथ, ये जो रोज़ाना हमले हुए, जो उनके ऊपर कभी मॉस्को के ऊपर हमला हुआ, कभी उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर हमला हुआ, अभी तो उन्होंने न्यूक्लियर की भी धमकी दे दी है और बरतानिया को बड़ा वार्निंग दी है उन्होंने। सर